लगता है कि जितने भी स्टूडेंट ज़्यादातर यही पॉलिटिकल साइंस इसलिए लेते हैं कि मुझे राजनीति करना है, तो उन बच्चों को आप कैसे समझाना चाहेंगे कि इसमें आगे आपका करियर भी है? कि राजनीति और राजनीति विज्ञान दोनों इतर हैं। कि आप यदि पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन कर रहे हैं तो सिर्फ नेता बनने के लिए नहीं। तो क्या राजनीति में आने के लिए सोशल मीडिया ही जरूरी है कि या जमीनी स्तर से राजनीति? विरोधी विचारों को भी आप सहिष्णु तरीके से सुने और उसको भी बराबर स्थान दे, चाहे वो विरोधी हो चाहे आपका समर्थक विचारधारा का हो। सही है, छात्र राजनीति जरूरी है, लेकिन करना चाहिए। सर, अगर आपको मौका मिले शिक्षा और समाज में कोई एक बदलाव करने का, तो क्या करेंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अभिभावक, मेरे बगल का कोई लड़का इंजीनियरिंग में है तो ज़बरदस्ती एडमिशन करा देते हैं, और बच्चे भी ये थोपते हैं कि तुम भी इंजीनियर बनो, तुम भी डॉक्टर बनो। हो सकता है भाई बच्चे का मन पेंटिंग में हो, उस फील्ड में आप आगे बढ़ाइए। नमस्कार, मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं MSDU टीवी। MSDU टीवी के पॉडकास्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। एक विशेष पॉडकास्ट जहां हम लेकर आते हैं उन विषयों पर चर्चा जो हमें समाज, सोच और भविष्य तीनों को जोड़ता है। आज का एपिसोड राजनीति विज्ञान के नाम यानी पॉलिटिकल साइंस, एक ऐसी विषय जो हमें न सिर्फ शासन और नीतियों के बारे में सिखाता है बल्कि हमें एक जागरूक नागरिक बनने की दिशा भी दिखाता है। हमारे साथ मौजूद है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम राय जी, जो हमें बताएंगे राजनीति विज्ञान की महत्ता, उसके बदलते स्वरूप और युवाओं की भूमिका के बारे में। सर का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका पॉलिटिकल साइंस के प्रति रुचि कैसे आई? सबसे पहले तो मैं आपके MSDU टीवी के इस सम्मानित दर्शकों का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पॉलिटिकल साइंस की रुचि के बारे में जो आपने पूछा, मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो बचपन से ही राजनीतिक घटनाक्रम को देखना, समझना या उस पर तर्क वितर्क करना मेरी आदत में रहा है। बाद में एक विषय के रूप में अध्ययन का जो आकर्षण आया वो मेरे एक आचार्य जी थे जब मैं क्लास 9th में था, श्री दीनानाथ यादव जी। नागरिक शास्त्र 9th-10th में नागरिक शास्त्र के नाम से ये विषय चलती है। तो जो उन्होंने मुझे रुचि पैदा करी संविधान को समझने में, सरकार के अंगों को समझने में, सरकार की कार्यप्रणाली को, तो मेरा इंटरेस्ट आया इस विषय को कि मैं इस विषय को पढूं। हालांकि यहाँ तक आने का मेरा जो चक्र रहा है बड़ा घुमावदार रहा है, यात्रा जो मेरी है बड़ी घुमावदार रही। मैं इंजीनियरिंग फील्ड में गया था और इंजीनियरिंग छोड़ के मैं इस अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में आया, और बस इसीलिए आया क्योंकि बचपन से मेरा इसके प्रति बहुत रुझान रहा। और पॉलिटिकल साइंस मेरे लिए एक विषय नहीं है बल्कि मेरे लिए एक जीवन का जरिया है जीने का। हाँ, तो सर, क्या आपने बताया कि मेरा बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल साइंस से है, तो क्या जैसे देखा जाता है कि जिसके परिवार पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं वो अपने बच्चों को उसी फील्ड में लेकर जाना चाहते हैं, तो ये क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, ऐसा क्यों होता है? देखिए, पॉलिटिक्स से हमारा परिवार जुड़ा है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस मतलब विषय मुझे अच्छी लगती थी क्योंकि पॉलिटिक्स में था, मेरा परिवार था, तो मुझे ये चीज़ें ज़्यादा, मेरे इर्द गिर्द जो चीज़ें घटती थी ज़्यादातर राजनीतिक चीज़ें घटती थी। जैसे एक शिक्षक के परिवार में ज़्यादातर चीज़ें शैक्षणिक माहौल की होती हैं, डॉक्टर फैमिली का होता है तो उसके इर्द गिर्द उस तरीके का माहौल होता है। तो मेरे इर्द गिर्द इस तरीके का माहौल था, लेकिन मैंने सोचा कि ये चीज़ें क्यों ऐसी हो रही हैं, सरकारें ऐसा काम क्यों कर रही हैं, तो मैं इसको अध्ययन इसका लगा करने, और मुझे ये विषय अध्ययन के रूप में अच्छी लगने लगी। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर राजनीतिक परिवार के लोग अपने बेटे बेटियों को राजनीति में ही लाना चाह रहे हैं, जोड़ देते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो चाहते भी हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो चीज़ें देख रहे हैं उनके बच्चे शुरू से, तो आकर्षण उनका हो जाता है, तो राजनीति की तरफ उनका आकर्षण हो जाता है। जैसे मेरा आकर्षण नहीं हुआ, मेरा उसके अध्ययन की तरफ आकर्षण हुआ, तो मैं इसका अध्ययन करने लगा, अध्येता बना। सर, आप जो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, मैं देखता हूं कि यहाँ पूर्वांचल के बच्चों में देखा जाता है कि जितने भी स्टूडेंट ज़्यादातर यही पॉलिटिकल साइंस इसलिए लेते हैं कि मुझे राजनीति करना है, तो उन बच्चों को आप कैसे समझाना चाहेंगे कि इसमें आगे आपका करियर भी है?
ये बड़ा हास्यास्पद विषय है। जब मैं ज्वाइन किया था 2023 में डीएवी पीजी कॉलेज में, उस समय क्लासेस चलती थी महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की, और मैं अपने विभाग में बैठा था तो कुछ बच्चे आए और उन्होंने कहा कि सर पॉलिटिक्स की क्लास कहाँ चलती है। मेरे एक सीनियर थे, कहे पॉलिटिक्स विषय यहाँ महाविद्यालय में नहीं चलती है। तो बच्चे थोड़ा सा मतलब इस टाइप में हुए कि नहीं, क्यों नहीं चलती है, मैंने तो एडमिशन लिया है। सर ने कहा पॉलिटिक्स नाम की कोई विषय नहीं है, पॉलिटिकल साइंस है, यदि उसमें आपका एडमिशन होगा तो उसकी कक्षाएं चलती हैं। तो उन्होंने कहा हाँ सर वही पॉलिटिकल साइंस। तो जो सामान्य पूर्वांचल या यूँ कहें कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे होते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि राजनीति और राजनीति विज्ञान दोनों इतर हैं। राजनीति जो है वो सामान्य राजनीतिक दल बनाना, सरकार बनाना, मतलब जो हमारे व्यवहारिक चुनाव है उससे जुड़ी हुई है। लेकिन राजनीति विज्ञान जो है वो राजनीति संस्थाओं को समझने का, राजनीतिक विचारकों को जानने का, लोकतंत्र को समझने का एक नज़रिया होता है। मतलब कुल मिला के कि आपको इर्द गिर्द जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो, जो भी घटनाएं चल रही हैं, उसको समझने का बहुआयामी दृष्टिकोण देता है पॉलिटिकल साइंस। तो मैं बच्चों से ये कहूँगा कि आप यदि पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन कर रहे हैं तो सिर्फ नेता बनने के लिए नहीं, एक सजग नागरिक बनने के लिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए और लोकतंत्र की जीवंतता को बनाए रखने के लिए आप राजनीति विज्ञान को पढ़िए। सर जैसे इसमें देखा जाता है कि एमए कर लेते हैं, पीजी करने के बाद लोग सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस ही चॉइस करते हैं और सबसे ज़्यादा बेरोजगार पॉलिटिकल साइंस के ही बच्चे होते हैं। तो ऐसा क्यों देखा जाता है? पॉलिटिकल साइंस के बच्चे ही बेरोजगार नहीं हैं, मैं तो कहूँगा कि सोशल साइंस के जितने भी विषय चल रहे हैं उसमें बेरोजगारी दर है। कारण क्या है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली रही है उसमें अंक अर्जित करना, रट्टा मारना ये महत्वपूर्ण रहा है और अभी भी है। हालांकि जो अच्छे से पढ़ रहा है सोशल साइंस को भी या पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहा है, इसमें कई ऑप्शंस हैं आपके पास। जैसे हमारे यहाँ पूर्वांचल में क्या होता है, सरकारी नौकरी का बड़ा महत्व है। तो आप संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में या प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में एक ऑप्शनल विषय के रूप में इसको चुन सकते हैं और ये आपके जीएस वाले पोर्शन में भी बड़ी मदद करती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होगी और जीएस में भी इसका अच्छा खासा रोल होता है। आप एक डेटा एनालिस्ट के रूप में पॉलिटिकल एडवाइज़र बन सकते हैं। यदि आप राजनीतिक घटनाक्रम को समझ रहे हैं, उसके पीछे की पृष्ठभूमि को आप अच्छे से जान रहे हैं, तो हमें लगता है कि आप एक राजनीतिक पत्रकार बन सकते हैं, अच्छी जानकारी यदि आपको है तो इसके अवसर काफ़ी हैं। लेकिन फिर भी जो आप कह रहे हैं इस बात को मैं मानूंगा कि सोशल साइंस से पढ़ने के बाद बेरोजगारी दर है और उसको सुधारने के लिए इस तरीके के कुछ स्किल डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज चलाने होंगे, जिसे नीतियों को जानने लोग जानें, लोक प्रशासन को जानें समझें, तो कुछ हद तक इस समस्या से निजात मिल सकती है। सर अगला प्रश्न है, आज के युवाओं में राजनीतिक चेतना आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से आज का युवा जो है उसकी राजनीतिक चेतना का जागरण तो हुआ है। जैसे इसका उदाहरण है मत प्रतिशत। मतदान का प्रतिशत आप देखते होंगे निरंतर बढ़ रहा है। लोग बाहर से आके मत दे रहे हैं। जो युवा पलायन करके या अच्छे रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए अपने घर को छोड़ के बाहर गए हैं, वो भी चुनाव के समय आते हैं। मतलब लोकतंत्र को एक उत्सव के रूप में वो मना रहे हैं। लेकिन सिर्फ मतदाता बने रहना जागरूकता नहीं है। मतलब कि आप सिर्फ मत दे ले रहे हैं, ये जागरूकता के अंतर्गत, ये लोकतंत्र की बहुत संकीर्ण मानसिकता है। अभी आपको क्या है, यदि आप वास्तव में जागरूक हैं, आपकी राजनीति के प्रति दिलचस्पी है, तो आप सरकारों की कार्यप्रणाली को देखें, उसके जो सरकार के अंग हैं वो किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं उसको देखें। यहाँ तक कि राजनीतिक दलों की जो कार्यप्रणालियाँ हैं उनको भी समझें, क्योंकि राजनीतिक दल ही लोकतंत्र के वाहक हैं। यदि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है तो लोकतंत्र हमारा जीवित नहीं रहेगा।
तो राजनीतिक दिलचस्पी या जागरूकता का मतलब बस यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए युवाओं में कि मैंने फेसबुक पे कोई पोस्ट कर दिया या कुछ ट्रेंड में चल रहा है उसको शेयर कर दिया या हम मतदान कर दिए, वहाँ तक नहीं है। इन पूरी घटनाक्रम को जानना, समझना और तार्किक संवाद स्थापित करना ये बहुत जरूरी है। सर, देखा जाता है कि आज के समय में लोग सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो क्या राजनीति में आने के लिए सोशल मीडिया ही ज़रूरी है कि या ज़मीनी स्तर से राजनीति करना चाहिए जिससे लोगों का जो पर्सपेक्टिव, वो जुड़ाव है, वो बन सके? सोशल मीडिया निश्चित रूप से संचार का एक बहुत बड़ा माध्यम हुआ है। इसके पहले जो सूचना का माध्यम रहा है, जो परंपरागत सूचना का माध्यम, टीवी, रेडियो या समाचार पत्र, उसी से हम सूचना पाते थे और वो एक तरफा सूचना का माध्यम होता था। बस हमको सूचना मिलती थी, यदि हमको कोई सूचना देनी हो तो हम जिसकी पहुंच होती थी वही दे पाता था। लेकिन सोशल मीडिया ने उस कमी को दूर किया है। जैसे एक सामान्य नागरिक भी यदि उसकी कोई मांग है या उसकी कोई सोच है किसी विषय को लेकर, वो अभिव्यक्त कर लेता है। जैसे आपका पॉडकास्ट चैनल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं आज कि लोग उसके माध्यम से अपनी बातों को अभिव्यक्ति कर रहे हैं और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है। तो सोशल मीडिया ने जो राजनीति का पर्सपेक्टिव है उसको बदला है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसकी पहुंच है। जैसे टीवी, रेडियो, समाचार पत्र आप देखते होंगे गांव में कितने लोगों के घर जाता था, 2-4 लोगों के, लेकिन अभी देखिए मोबाइल सबके घर है और ज्यादातर एंड्रॉयड मोबाइल है, वहाँ लोगों की पहुंच है, तो लोगों तक पहुंच हुई है और लोगों तक पहुंचने में बहुत बड़ा जरिया सोशल मीडिया का हुआ है। राजनीतिक दल अपने एजेंडे को, अपने मैनिफेस्टो को लोगों तक पहुंचा ले रहे हैं आसानी से। पहले इसके लिए क्या होता था कि नुक्कड़ संभाल करनी होती थी, गांव-गांव में जनसंपर्क करना होता था, ये चीजें करनी होती, लेकिन सोशल मीडिया ने उसको आसान बनाया है। इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। इसके जैसे आपने कहा कि जमीन, मतलब कुछ लोग सोशल मीडिया तक ही रह गए हैं। 2014 के बाद से या यूँ कहें 2016 के बाद से, जब से जो जियो जब आया, तो जियो की जो फ्री वाली सिम आई, उससे ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए और एक्टिव हुए तो राजनीतिक दलों ने उसको अपना हथियार बनाया और जब राजनीतिक दलों ने, अब कई राजनीतिक दल इससे सफल हुए, कई राजनीतिक नेता इससे सफल हुए, तो सारे लोग उसका अनुकरण करने लगे। तो जमीन से वो हट गए, वास्तविक मुद्दों से वो हट गए। तो आधुनिकता का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम आधुनिक चीजों को लेके ही चलें, वास्तविक जमीन पे भी रहें और सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करते रहें। सर, अगर आप किसी भी छात्र को छोटा सा संदेश देना चाहें कि जैसे वो सभी से जुड़ सके, समाज के प्रति अपनी भावना व्यतीत कर सके, तो क्या माध्यम होगा? छात्रों को मेरा एक संदेश होगा, आजकल आप देख रहे होंगे असहिष्णुता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और चूंकि मैं राजनीति विज्ञान का छात्र हूं तो इसी पर्सपेक्टिव में बात करूंगा। अपने विरोधी विचारों को भी आप सहिष्णु तरीके से सुने और उसको भी बराबर स्थान दें, चाहे वो विरोधी हो, चाहे आपका समर्थक विचारधारा का हो। यदि आपके अनुकूल उसकी बातें नहीं हैं, फिर भी उसको ध्यान से सुने, हो सकता है उससे आपको कुछ शिक्षा मिले। और हमेशा मैं विद्यार्थियों को ये कहूँगा कि सकारात्मक ऊर्जा आपके अंतर्गत होनी चाहिए। यदि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा नहीं है, आप नकारात्मकता से के चारों तरफ घिरे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अटल जी की एक कविता है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो आप अपना हृदय है उसको विशाल रखिए और नकारात्मकता से दूर रहिए। सर, आपके हिसाब से अच्छा नागरिक क्या एक मतदाता जो मतदान करता है वही हो सकता है कि कुछ और भी रीजन है? अभी मैंने कहा कि नागरिक का मतलब सिर्फ, अच्छा नागरिक का मतलब कि मतदान करना नहीं है, वो तो बहुत छोटी चीज हो गई, सिर्फ मतदान करना कि मैंने मत दे दिया, तीसरी हो गई। जो सरकार बन रही है, जो निर्वाचित हो रहा है, उसकी कार्यप्रणाली कैसी है उसको जानना, उसको समझना, नीतियों का जो निर्माण हो रहा है
वो नीतियाँ अच्छी हैं या बुरी हैं इसको जानना, यदि अच्छी हैं तो उसकी सराहना करना, यदि बुरी हैं तो उसकी बुराइयों को बताना या उसमें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है, ये दृष्टिकोण देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा नागरिक वही है, सजग नागरिक वही है। और लोकतंत्र को भी यदि लंबे समय तक अच्छा बनाए रखना है या अपनी राजनीतिक व्यवस्था को अच्छा बनाए रखना है तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है कि आप की जो नीतियाँ बन रही हैं, जहाँ नीतियों का निर्माण हो रहा है, वो लोग आपसे प्रभावित हों, वो लोग आपके कार्य प्रणाली से, आपकी बात से, आप जो सोशल मीडिया पे ही यदि आप कोई बात उठा रहे हैं या पब्लिक फेस पे कहीं कोई बात कर रहे हैं तो आपकी बातों से वो लोग एक तरीके से कहें तो डरें। क्योंकि क्या होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनसेवक होते हैं, जनता के, सामान्य जनता के। तो आप मतदाता सिर्फ न बनिए, आप मालिक बनिए। और मैं ये कहूँगा अच्छा नागरिक वही है जो लोकतंत्र में मालिक की भूमिका में रहे। सर मैं फिर आपके टॉपिक पे आता हूँ। राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी होते हैं वो कई जगह देखा जाता है कि अपने लेन इसलिए चॉइस कर लेते हैं कि मुझे बस डिग्री ले लेना है और आगे बढ़ जाना है। तो ऐसा क्या होता है कि उन सबों को बताइए कि आगे उन सबों का भी कैरियर सेटल है? ये देखिए, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ पूर्वांचल में, यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ जो भी महाविद्यालय खुले हैं, विश्वविद्यालय खुले हैं, वहाँ ज़्यादातर केवल डिग्रियाँ बांटी जा रही हैं। ज़्यादातर बच्चे बाहर गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो बाहर कमा रहे होते हैं और बस यहाँ नाम, अपना महाविद्यालय में नाम चल रहा है उनका और डिग्री उनको मिल जाती है। और जो बच्चे डिग्री क्लासेस डेली कर रहे हैं, जैसे हमारे विश्वविद्यालय में बच्चे डेली आते हैं, क्लास करते हैं, क्योंकि यहाँ उस तरीके की सुविधाएं नहीं हैं जैसे सेल्फ फाइनेंस या अन्य कई महाविद्यालयों में होती है। हमारे यहाँ बच्चे डेली आते हैं, क्लास करते हैं। तो जिनको राजनीति में नहीं जाना है, और सही बताएं तो मैं जब राजनीति विज्ञान का जो छात्र हूँ, मेरे साथ का कोई भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट अभी फिलहाल राजनीति में नहीं है। जी सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। अभी फिलहाल राजनीति में नहीं, लेकिन यहाँ जब मैं पढ़ाने आया हूँ तो यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और राजनीति में भी हैं। मतलब उनकी इच्छा है कि मैं राजनीति में जाऊँ। अभी फिलहाल राजनीति में इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि छात्र संघ चुनाव नहीं है, तो मुख्य धारा की राजनीति में अभी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इंटरेस्ट है, किसी न किसी राजनीतिक दलों से जुड़े हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ राजनीति में ही आप जाइए, आपके पास तमाम अवसर हैं। जैसे मैंने कहा, यूपीएससी, यूपीपीएससी के माध्यम से आप प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, तमाम एनजीओज में काम कर सकते हैं। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में आपकी जानकारी है, तो आप फॉरेन पॉलिसी में जा सकते हैं, जो हमारी विदेश नीति बनती है, विदेश सेवा में जा सकते हैं, कोई राजनीतिक पत्रकार बन सकते हैं। मतलब तमाम अवसर हैं, ऐसा नहीं है कि अवसर की कमी है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वालों के लिए। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में जा सकते हैं, जैसे मैं आया हूँ, आप रिसर्च स्कॉलर बन के, जैसे मेरा इंटरेस्ट था पॉलिटिकल साइंस में, मैंने रिसर्च किया और आज यहाँ हूँ, आपके पास बैठा हूँ। तो अवसर आपके पास हैं, बस उसको ढूंढना है, बस उसको आपको ढूंढना है। चूँकि समस्या क्या है कि भीड़ ज़्यादा हो गई है, हमारी आबादी ज़्यादा है, महाविद्यालय ज़्यादा खुल गए हैं, सारे लोग एमए में एडमिशन ले रहे हैं। और आप जान रहे हैं, ये थोड़ा सा बहुत तल्ख बात मैं कहने जा रहा हूँ, किस तरीके से एडमिशन हो रहे हैं महाविद्यालयों में, किस तरीके से लालच दे के लोगों को बुलाया जा रहा है कि आप आइए, स्कॉलरशिप पे ही एडमिशन हो जाएगा, फ्री में एडमिशन मैं कर लूँगा, 500 दे दीजिए, 1000 दे दीजिए। तो इस भीड़ में गुणवत्ता तो जरूर शिक्षा की घटी है, और उसी गुणवत्ता को सुधारने के लिए हमारी नई शिक्षा नीति आई है, और जो प्रयासरत है काफ़ी अच्छा कर रही है, और निश्चित रूप से इसके जो परिणाम होंगे बहुत अच्छे आएंगे। सर, ये जो मैम, हमारी चांसलर मैम 75% अटेंडेंस का लगाई है, तो क्या इससे कितना प्रभाव पड़ेगा शिक्षा पे कि लोग क्लासेस डेली करेंगे और अपने शिक्षा को व्यवस्थित कर सकेंगे? जो 75% वाली उपस्थिति को अनिवार्यता दी हैं आदरणीय कुलाधिपति महोदया ने,
ये पहले से था लेकिन बहुत अनिवार्य रूप से नहीं था। हालांकि जब हम लोग रिसर्च करते थे तो उस समय कोर्स वर्क के दौरान 75% उपस्थिति अनिवार्य होती थी, और मेरे साथ के ही कई लोग थे जिनकी 75% उपस्थिति नहीं थी और वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए रिसर्च में। तो ये बहुत ज़रूरी है, यदि आप डेली क्लास में आ रहे हैं, पीजी स्तर की मैं बात बता रहा हूँ, यदि आप परस्नातक में डेली क्लास आ रहे हैं तो एक माहौल कक्षा का होता है, विश्वविद्यालय का होता है, शिक्षक होते हैं आपके साथ, जो प्रोफेसर होते हैं, सारे लोग जो लोग हैं रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके रिसर्च जर्नल्स में रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। एक तरीके से कहें कि वो शोध अनुसंधानकर्ता होते हैं। तो जो भी घटनाएं सामाजिक राजनीतिक घटित हो रही हैं उस पे उनके बहुआयामी दृष्टिकोण होते हैं। तमाम लोग बैठेंगे पीजी में, अब चूंकि रिसर्च आ गया है पीजी में भी, आप लोग रिसर्च प्रोजेक्ट देखते होंगे, हमारे जो पीजी के बच्चे हैं रिसर्च प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आप भी प्रस्नातक के हैं तो शायद आप में भी होगा। तो उससे क्या होगा कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं, आप डेली क्लास में आएंगे तो एक क्लास का माहौल बनेगा और आप रिसर्च की तरफ, शोध की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जो सोशल मीडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा या समाज में प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, झूठ फैलाया जाता है, उससे आप बचेंगे, क्योंकि आप चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ तार्किक वाद और विवाद हो रहा है, आपसी संवाद स्थापित हो रहा है। तो उपस्थिति यदि 75% की अनिवार्यता उन्होंने की है तो निश्चित रूप से ये काबिले तारीफ है, और कहीं ना कहीं छात्रों के हित के लिए ही ये है। सर, आपने बात की छात्र राजनीति की। इस समय हमारे पूर्वांचल में देखा जा रहा है, यूपी में ही पूरे छात्र राजनीति को समाप्त कर दिया गया है। तो क्या यह समाप्त करना उचित माना जाएगा आपके लिए? उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से राज्य विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कोरोना काल से नहीं हो रहे हैं। कोरोना काल के पहले तक चुनाव होते थे, उस समय मैं भी छात्र था, और हमारे भी कई दोस्त मित्र छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। जिस समय बंद किया गया था, कोरोना का हवाला दिया गया था कि कोरोना की वजह से छात्र संघ चुनाव बंद हो रहे हैं। छात्र संघ की अपनी एक पहचान रही है। कई छात्र नेता देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने। आदरणीय चंद्रशेखर जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ के नेता रहे, अध्यक्ष रहे। तो छात्र राजनीति निश्चित रूप से अच्छी है। एक युवाओं को, वो भी ऐसे युवा को जो किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। लेकिन विगत दिनों में देखा जाए तो छात्र राजनीति जिस उद्देश्य से लाई गई थी वो अपने मूल उद्देश्य से भटक गई। छात्र नेता मुख्य धारा के किसी नेता के ज़्यादातर जगहों पे पिट्ठू बन के रह गए, या राजनीतिक दलों के एजेंडे को विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में चलाने का सिर्फ काम करने लग गए। एक तरीके से राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बनकर रह गए। तो कहीं ना कहीं गिरावट आ गई थी। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि छात्र संघ को बैन करना कहीं किसी हद तक सही है, छात्र राजनीति जरूरी है, लेकिन वो एक दायरे में रहे। जो वास्तविक मूल उद्देश्य के लिए छात्र राजनीति शुरू की गई थी, उस उद्देश्य के लिए रहे। सर, आप ये बताइए कि आप किसी ऐसे नेता के विचारक रहे हैं जैसे उनसे प्रेरणा लेकर अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं कि मैं भी इनकी तरह बनना चाहता हूँ, पॉलिटिकल में आया हूँ? तो कई लोगों ने मेरे जीवन को प्रभावित किया है, जैसे गांधी जी हो गए, अंबेडकर जी हो गए। गांधी जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों के जो कार्यों का मूल्य है वो बराबर होना चाहिए। ये उनकी श्रम के प्रति गरिमा, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता के दृष्टिकोण को दर्शाता है। और उनका एक कोटेशन भी था, समाज में जो मूल्य एक वकील के कार्य का है वही एक नाई के कार्य का है। तो मुझे गांधी जी की ये बात मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है कि समाज में सबको बराबरी का, उसके श्रम की गरिमा का हक होना चाहिए। ये नहीं है कि सफाई कर्मी है तो उसके कार्य का कोई महत्व नहीं है। सफाई कर्मी के कार्य का भी उतना ही महत्व है जितना उस विभाग के मंत्री का है। जो काम, कोई एक विभाग है उसमें उसका हेड होता है मंत्री, कैबिनेट मंत्री,
और सबसे नीचे सफाई कर्मी। तो गांधी जी ने ये कहा था कि वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब उस विभाग के मंत्री के काम के महत्व को, मूल्य को, और उस विभाग में जो कार्य कर रहा है सफाई कर्मी, उसके कार्य के मूल्य को बराबर माना जाएगा। तो ये बातें मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। सर कुछ आप अपने बारे में बताइए, जैसे कि आपने बताया कि मैं पहले इंजीनियरिंग लाइन में था, इंजीनियरिंग लाइन से शिफ्ट हुए आप पॉलिटिकल साइंस के टीचर बने आप। तो क्या आपको देखा गया था कि जो पढ़ने का तरीका था कैसे था, आपने ढाल किधर तक है यहाँ आए? जो मेरी ये पूरी यात्रा रही है, मैंने अभी शुरुआत में ही बताया, बड़ा घुमावदार रहा। रुचि तो मेरी बचपन से रही पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन जिस समय मैं हाई स्कूल पास आउट हुआ उस समय इंजीनियरिंग का काफ़ी बूम था, और उस समय मैंने पॉलिटेक्निक एक कोर्स होता है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा बोला जाता है, मैंने फॉर्म भरा, हो गया, और मैं इंजीनियरिंग की तरफ आ गया, पॉलिटेक्निक कर लिया। फिर उसके बाद बीटेक में एडमिशन हुआ, और उस समय मेरा यूपीटीयू में 900 रैंक बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है, बहुत अच्छा कॉलेज मिला था, ऑल यूपी 900 रैंक था। और उस समय ये माना जाता था कि जो इंजीनियरिंग कर लिया उसकी ज़िंदगी सेट है, जॉब की सिक्योरिटी होती थी, और वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं था, तो वो और सदाबहार ब्रांच होता था। लेकिन जब चूँकि मेरी रुचि थी पॉलिटिकल साइंस के प्रति, और संयोग से मैं प्रयागराज चला गया, इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन वहीं हुआ था, और मेरे जो कुछ दोस्त मित्र थे उस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे, उनको देखा पढ़ते, या उनकी परीक्षाओं को देखा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते थे। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जब मैं देखा तो मुझे लगा कि ये मैं भी कर सकता हूँ, इंटरेस्ट था ही, और मैं पढ़ने लगा। जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कई जगह मैं असफल हुआ, फाइनली सेलेक्ट नहीं हुआ, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई होता था, फाइनली सेलेक्ट नहीं होता था, और ये सब घटनाक्रम करते करते मैं पीजी में आ गया। और चूंकि इस विषय में रुचि थी तो मैं ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस पढ़ता था, नेट क्वालिफाई हुआ, और आज यहाँ हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे बच्चे हैं, जिसमें इंटरेस्ट हो, जिस विषय में आपको इंटरेस्ट हो, जिस सेक्टर में आपको इंटरेस्ट हो, उसी में जाना चाहिए। यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो सही मानिए कि आप उस फील्ड में अच्छा नहीं कर पाएंगे। जैसे मुझे ये महसूस हो गया कि मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता हूँ, पहले ही पता। हाँ, मुझे जब मैं एडमिशन लिया, चूँकि 3 साल पॉलिटेक्निक कर चुका था, तो ये मुझे महसूस हो चुका था कि मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ। तो मैं इसी फील्ड को, जैसे आप हैं, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, पत्रकारिता में हैं, आपको कोई कहे कि दूसरे फील्ड में चले जाइए, क्रिकेटर बन जाइए, तो हो सकता है वहाँ आप उतना अच्छा प्रदर्शन न कर पाएँ। तो आपका इंटरेस्ट जहाँ हो, मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं यहाँ घूम के ही आया। चूँकि हाई स्कूल में इतना ज्ञान नहीं होता है कि मुझे क्या करना है, तो जब मुझे ज्ञान हुआ मैं यहाँ आ गया। सर अगर आपको मौका मिले शिक्षा और समाज में कोई एक बदलाव करने का तो क्या करेंगे? शिक्षा में बदलाव का यदि मौका मिले, जो हमारी परंपरागत शिक्षा प्रणाली है, इसमें अंक अर्जित करना और सरकारी नौकर बनना बड़ा महत्वपूर्ण है। जो सरकारी नौकरी में आ गया उसको बड़ा सफल माना जाता है, जो सरकारी नौकरी में नहीं है उसको कम सफल माना जाता है या असफल माना जाता है। मैं ये प्रयास करूंगा यदि मुझे मौका मिला कि जो ये अंक प्रणाली है इसको समाप्त किया जाए, और सिर्फ सरकारी नौकरी वाले की जो महत्ता है, मतलब कि यदि आप सरकारी नौकरी नहीं पाए तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आप अक्सर देख रहे होंगे आजकल लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे। तो ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, IIT JEE क्वालिफाई नहीं कर पाए, या सरकारी नौकरी नहीं पाए तो आप असफल हैं। नहीं, इसके बाद ज़िंदगी है, इसके बाद भी ज़िंदगी है, और आप जिस फील्ड में आपको अच्छा नॉलेज है या स्किल्ड हैं, आप अपनी स्किल को इन्हेंस करिए। और ऐसा नहीं है कि जी आप सरकारी नौकरी नहीं पाए या जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल नहीं हुए तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। तमाम ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि जो उनकी इच्छा रही है या मतलब जिस फील्ड में वो थे असफल हुए, उसके बाद दूसरी फील्ड में जाके, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अभिभावक, मेरे बगल का कोई लड़का इंजीनियरिंग में है तो ज़बरदस्ती एडमिशन करा देते हैं, और बच्चे भी ये थोपते हैं
कि तुम भी इंजीनियर बनो, तुम भी डॉक्टर बनो। हो सकता है भाई बच्चे का मन पेंटिंग में हो, उस फील्ड में आप आगे बढ़ाइए। तो मेरा यही प्रयास होगा कि शिक्षा को एक स्किल डेवलपमेंट के रूप में प्रयोग किया जाए और सिर्फ केवल जो अच्छा अंक पा रहा है, जो ग्रेडिंग सिस्टम है, इसको मैं समाप्त करने का प्रयास करूंगा। और समाज में जो मैं बदलाव लाने का प्रयास करूंगा, जो हमारी जातीय प्रथा है, हालांकि ये बड़ा कठिन काम है कि इस जाति सिस्टम को समाप्त कर पाना, लेकिन फिर भी मैं ये प्रयास करूंगा कि सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द, कुछ ऐसी व्यवस्था बने जिससे ये सब स्थापित रहे और ये इन वजह से हमारी शासन व्यवस्था को भी और पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने में आसानी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आपके सम्मानित दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आपने इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। और आपको शुभकामनाएं दूंगा। पूरी टीम आपकी इसी तरह से आगे बढ़ती रहे और इस पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।